सुप्रभात। बड़ी लंबे अंतराल के बाद आज हम अंतरिक्ष संबंधी कुछ बातों पर चर्चा के लिए ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। हम सबसे पहले घूरती आंखों वाली आकाशगंगा की चर्चा कर रहे हैं। स्पिटर साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों ने NGC 1097 आकाशगंगा की खोज की है। स्पिटर स्पेस सेंटर के शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखने पर यह आकाशगंगा बेहद दिलकश मगर रहस्य की चादर में लिपटी हुई दिखाई देती है। इसकी घुमावदार संरचना के बीच में अटकी आंख का बोध कराते तारों के झुरमुट को देखकर लगता है कि कोई अत्यंत आश्चर्य के साथ हमें बोल रहा है। आंखों की आकृति जैसी संरचना के बीच में एक और स्पष्ट चीज दिखाई देती है जो कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल है। यह हमारे सूर्य से 10 करोड़ गुना बड़ा है। वहां जितनी शांति दिखाई दे रही है उतनी शांति ब्रह्मांड के किसी कोने में है अथवा नहीं कहना बहुत मुश्किल है। अन्य कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल के समान वहां भी तारों की मौत हो रही है और नए तारों का जन्म हो रहा है। इस आकाशगंगा का कृष्ण विवर हमें और भी अपनी ओर आकृष्ट करता है। स्पिटर साइंस सेंटर के उपनिदेशक बल्कि यह कहें स्पिटर साइंस सेंटर के तत्कालीन उपनिदेशक जॉर्ज हेलो के अनुसार हमारी मिल्की वे के समान ही आकाशगंगा का ब्लैक होल भी सुप्तावस्था में हो सकता है, यानी यह जागृत अवस्था में नहीं भी हो सकता है। स्पिटर स्पेस टेलीस्कोप के लिए गए रंगीन इंफ्रारेड दृश्यों के अध्ययन से पता चला है कि अदृश्य से इस ब्लैक होल के चारों तरफ नीले और सफेद छल्लों की जमघट है जहां नए तारों का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी आकाशगंगा में जो अभी तक आंकड़े प्राप्त हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 400 अरब सितारे होते हैं, यानी सबसे बड़ी आकाशगंगा में तारों की संख्या 400 अरब होती है। दूसरी चर्चा का विषय कृष्ण विवर है जिसे अंग्रेजी में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में वर्तमान वह क्षेत्र है जिसकी गुरुत्वीय क्षमता बहुत शक्तिशाली होती है और यह अपने आसपास से गुजरने वाली प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। बल्कि यह आकर्षण इतना तेज होता है कि वह कृष्ण विवर में जाने के बाद कहाँ गई इस बात का अंदाजा प्राप्त कर लेना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है, बल्कि यह संभव है भी। और ऐसे कितने दृष्टांत हुए कि कृष्ण विवर में जाने के बाद वस्तु का कुछ अता पता लगा नहीं। इसे ब्लैक इसलिए कहा जाता है कि यह अपनी ओर आने वाले प्रकाश को भी खींच लेता है और वह प्रकाश कृष्ण विवर में जाने के बाद बिल्कुल अस्तित्वहीन हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि प्रकाश जब कृष्ण विवर में जाता है तो उसका न तो परावर्तन हो पाता है, न वर्तन हो पाता है, न किसी भी प्रकार के गुणधर्म को प्रकाश निभा पाता है। यानी कृष्ण विवर में जाने के बाद प्रकाश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और कृष्ण विवर में प्रकाश की जो क्वांटिटी जाती है उस क्वांटिटी का भी कोई वहां पर
दृष्टांत दृष्टिगोचर नहीं होता। शनि शनि दिन 5 मिनट छोटा भी हो रहा है। कुछ चर्चा हमारी इस पर है। विशाल गैसीय ग्रहों की घूर्णन गति मापने के एक नए तरीके से यह मालूम हुआ है कि शनि का दिन पुराने आकलन से 5 मिनट कम यानी 10 घंटे 34 मिनट और 13 सेकंड का होता है। जुलाई 2009 के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रसिद्ध जर्नल नेचर में प्रकाशित इस अनुसंधान का संचालन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा लुईस मिले विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय दल ने किया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह बतलाया गया कि शनि जैसे विशाल गैसीय पिंडों के घूर्णन की पैमाइश कठिन है, क्योंकि उपग्रह में कोई ठोस सतह नहीं है। शनि उपग्रह में कोई सॉलिड लेवल नहीं है, सॉलिड सरफेस नहीं है, जिसके कारण यह माप असंभव है, जिसका उपयोग संदर्भ अथवा किसी भी इकाई के रूप में किया जा सके। बृहस्पति के विपरीत शनि का चुंबकीय क्षेत्र इसके घूर्णन धुरी के साथ पंक्तिबद्ध है। इस उतार चढ़ाव के कारण ग्रह के अंदर की गहराइयों के घूर्णन का सही आकलन करना कठिन हो जाता है और वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शनि का दिन पहले की अपेक्षा 5 मिनट छोटा हो चुका है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम इसके संबंध में चर्चा करने का प्रयास करेंगे।